आज हम चैप्टर नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं ये करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं 12.1 से। 12.1 की स्टेटमेंट है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द गिवन रीजन ऑफ स्पेस। इज द इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। देखें फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, मतलब आपके पास जो v की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट। अब अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि चेंज इन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो हुआ। तो आपने बताना ही है कि क्या वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी। तो देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अगर v कांस्टेंट है तो इसका मतलब है डेल्टा वी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल ज़ीरो है। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा वी की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास 12.2। सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज। फर्ज करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और आप उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि अवे फ्रॉम द चार्ज जा रहे हैं। डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। आपने बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इजाफा होगा या कमी होगी। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करते हैं यानी कि उसके पीछे जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में इजाफा होता है कि कमी होती है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r²। और पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो इसके अंदर कांस्टेंट है, चार्ज भी सेम है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिस्टेंस के इन्वर्स होता है। तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस में क्या होता जाएगा, इजाफा, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द चार्ज है। तो जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप चार्ज से अवे जाते जाएंगे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस में इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती जाएगी, कमी, और साथ साथ पोटेंशियल में भी क्या होगी, कमी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पॉजिटिव चार्ज की वजह से फॉलो करते हैं तो दोनों चीज़ें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिक्रीज होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12.3। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपको कैसे पता चलेगा कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स में से, फर्ज करें कि ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और कौन सी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखें इसके लिए हम दो तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे दिया हुआ है कि हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये डिवाइस कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास जो है वो एक ऐसे जार होता है जिसके ऊपर एक बार लगा होता है किसी भी मेटल का, और इसके अंदर जो है वो दो गोल्ड के लीव्स होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि हम कैपेसिटर की प्लेट को इसके करीब लेके जाते हैं, इसका ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये ग्राउंड होता है यानी कि नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर फ़र्ज़ करें कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर फ़र्ज़ कर लें, तो जाहिर सी बात है कि जब ये इस बार से टच करेगी तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और गोल्ड लीव्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो बॉडी के नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट करेगा और लीव्स के अंदर डाइवर्जेंस आएगी, मतलब लीव्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और लीव्स के ओपन होने से आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है कि हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से पता लगा सकते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे कौन सा चार्ज है। दूसरा इसका तरीक़ेकार ये है कि अगर आपने पता लगाना हो कि कैपेसिटर की किस प्लेट पे कौन सा चार्ज है तो आप इसके अंदर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दें। जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी वो इसको रिपेल करेगी और जो नेगेटिवली चार्ज होगी वो इसको अट्रैक्ट करेगी। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो प्लेट इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल कर रही है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और जो इसको अट्रैक्ट कर रही है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास 12.4। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज
when placed between parallel plates with similar and equal charges with opposite and equal charges। आपने बताना ये है कि अगर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, अगर दो ऐसी प्लेट्स हैं जिनके ऊपर सिमिलर और इक्वल चार्ज है, जैसे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये सिमिलर है और इक्वल है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी दोनों पे सेम है और दोनों की नेचर भी सेम है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों पे ही नेगेटिव है, यानी कि दोनों की नेचर भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इस केस में देखते हैं कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लगेंगी। देखें, जो अगर पॉजिटिव चार्ज आपने सेंटर में रखा हुआ है, ये वाली प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, ये वाली प्लेट भी इसको रिपेल करेगी, और अगर आपने नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान रखा हुआ है तो दोनों प्लेट्स इसको अट्रैक्ट करेंगी। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगेगी कि नेट फोर्स जो है वो क्या होगी, ज़ीरो। कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्ज करें कि ये वाली जो फोर्स है ये किसके बराबर है, Q मल्टीप्लाइड बाई E के। आप देख सकते हैं कि इनके उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी कि ये भी QE फोर्स लगाएगी और ये भी QE फोर्स लगाएगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि इसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो क्या निकल आएगी, ज़ीरो। किस वजह से, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं। और सिमिलर इसके अंदर अगर हम दूसरा केस देखें कि अगर आपके पास दो इक्वल और ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी और नेगेटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से भी आपके पास जो है वो QE फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी QE फोर्स लग रही है। तो क्या होगा कि दोनों को अगर आप आपस में ऐड कर देते हैं तो टोटल जो फोर्स है वो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई QE, क्योंकि सेम साइड पे ये दोनों जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो आपको क्लियर हो गया कि अगर आपके पास जो है वो इक्वल चार्जेस वाली प्लेट्स हैं तो उनकी नेट फोर्स होगी ज़ीरो, लेकिन अगर ऑपोजिट चार्ज वाली प्लेट्स हैं तो उनके ऊपर नेट फोर्स जो है वो दोनों को ऐड होकर निकलेगी। नेक्स्ट है जो क्वेश्चन हमारे पास 12.5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, ऐसी क्या रीज़न है। ये हमने जो है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी देखा था कि कभी भी दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो वो उसकी रीज़न पूछ रहा है कि आखिर ऐसे क्यों है। देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और ये दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस पाई जाएंगी। इस वाली लाइन की डायरेक्शन इस तरफ है और इसी पॉइंट पे इस वाली लाइन की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। याद रखें कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस जो हैं वो नहीं हो सकती, इसीलिए कभी भी दो लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन हमारे पास 12.6। इफ अ पॉइंट चार्ज Q of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? आपने बताना ये है कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ये फर्ज करें पॉइंट चार्ज है जिसका मैस m है, और इसको हमने एक नॉन यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड की है, उसके अंदर हमने रिलीज़ कर दिया, तो क्या ये रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन करेगा? तो इसका आंसर होगा यस, कि ये रेक्टिलिनियर मोशन करेगा। कैसे? देखें, जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, इसके ऊपर रिपल्शन की फोर्स लग रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है वो मूव करता हुआ जाएगा और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब है कि यस, ये रेक्टिलिनियर मोशन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12.7। Is E necessarily zero inside a charged rubber balloon if balloon is spherical? फर्ज करें हमारे पास स्फीयर की शेप का एक बलून है, एक गुब्बारा है। आपने बताना है कि उसके अंदर जो चार्ज रखा होगा, क्या वो चार्ज जो है वो ज़ीरो होगा, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या ज़ीरो होगी। अज्यूम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस। फर्ज करें कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है बल्कि बाहर इसके अंदर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो अगर आपको याद आ गया हो तो ये गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है। उसमें हमने ये देखा था कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई भी ऐसा स्फीयर है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, अब जाहिर सी बात है कि अगर अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज ज़ीरो है उसका, तो उसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी ज़ीरो होगा। और अगर फ्लक्स ज़ीरो है तो फ्लक्स का मतलब होता है इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड ए। तो जाहिर सी बात है कि या तो ई ज़ीरो होगा या फिर एरिया ज़ीरो होगा। आपको नज़र आ रहा है कि इस स्फीयर का एरिया ज़ीरो नहीं है, तो इसका मतलब है कि ई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। तो ये वही आपके पास गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर हम किसी भी ऐसे चार्ज स्फीयर को ले लेते हैं जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं होगा और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 12.8, इज इट ट्रू। इसकी स्टेटमेंट आप लोगों ने गौर से समझनी है कि क्या ये सच है। डेट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस in the outward direction is proportional to the net positive charge enclosed within the surface। अब देखिए इन्होंने घुमा फिरा के ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और गॉसेस लॉ की डेफिनेशन को असल में उन्होंने दे के कह दिया कि क्या गॉसेस लॉ जो है वो इस बारे में ठीक कहता है, और वो क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। आपको पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो क्रॉस कर रही होती हैं उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस। वो पूछ रहा है कि क्या ये सही है कि ये फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेट पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस, उसके टोटल पॉजिटिव चार्ज की। तो जाहिर सी बात है कि हमने गॉसेस लॉ की जो है वो डेफिनेशन देखी थी कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। इसमें 1/ε0 जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अगर 1/ε0 कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है कि फ्लक्स जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है और ये अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ है। लास्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12.9, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे या फिर लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। देखें हमारे पास हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव चार्ज और लो पोटेंशियल होता है नेगेटिव चार्ज। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं ए और बी, ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब वो पूछ ये रहा है कि क्या ये इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा कि लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। देखें इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव वाली प्लेट इसको रिपेल करेगी और पॉजिटिव वाली प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये लो टू हाई पोटेंशियल जो है ये मूव करेगा। तो इसके आंसर में भी सेम लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स टेंड टू गो टू रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल की तरफ जाते हैं, रीज़न क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है हाई पोटेंशियल। तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे।